ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द सुरसुरी चाय है आए गलियों के आवारा बेकार कुत्ते नहीं मैं चलता होना थकिया चंद रोज और मेरी जान चंद रोज और मेरी जान फक चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर है, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर है हम। एक जरा और सितम सह ले, तड़प ले, रो ले। एक जरा और सितम सह ले, तड़प ले, रो ले। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं। फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। और अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं। जिंदगी क्या कोई मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। फैज अहमद फैज कहते हैं आज से कोई 40 साल पहले, 40 साल बाद अपने मुल्क में हम बहुत कुछ ऐसा देखने लगते हैं। इतना कुछ कि हम फैज के वो नगमे हिंदुस्तान में गाना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने याहिया और फिर जियाउल हक के खिलाफ पाकिस्तान में लिखे थे। ऐसे ही गीतों को गाने वाले, ऐसे ही गीतों को बनाने वाले, फिल्में लिखने वाले दो साथी हमारे साथ अभी स्क्रीन पे मौजूद हैं। यंग नेशन में आपका स्वागत है। यंग नेशन जिसमें हम देश भर के युवा पीढ़ी के उन साथियों से बात करते हैं हर हफ्ते सोमवार को, जो दरअसल कला के जरिए चेतना यानी कि कॉन्शियस उसको बनाने, उसको बदलने और बेहतर करने पे काम कर रहे हैं। कला के जरिए कॉन्शियस हमेशा से बनता है। इसके दो फायदे होते हैं, आप दूसरों का कॉन्शियस भी मेंटेन करते हैं, आपका अपना भी बेहतर होता जाता है। संस्कृत में एक पुराना सूक्त है जो कहता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, यानी कि साहित्य और संगीत से और कला से जो रहित मनुष्य है वो सींग और पूंछ के बिना बस जानवर भर ही है। तो हमारे साथ हैं स्वांग बैंड से रविंदर रंधावा और रोहित शर्मा। पहले मैं दोनों का परिचय दे दूं। हमारे साथ रुक्मिणी सेन है, हमारी मैनेजिंग एडिटर, मेरी बॉस। और मैं रुक्मिणी को ये शब्द अच्छा ही लगता है। मैं परिचय दे दूं, रोहित शर्मा संगीतकार हैं। आपने कई फिल्मों में इनकी म्यूजिक जो है वो सुनी होगी। बुधन है ट्रैफिक जाम, उसके अलावा अनारकली ऑफ आरा, मेरी फेवरेट अनारकली ऑफ आरा के गीत हैं बहुत सारे। और रविंदर ने जो है गीत लिखा भी है अनारकली ऑफ आरा में, गीतकार है रविंदर। और पटकथा लेखक है। बहुत सारे लोग आप में से रविंदर को एक फिल्म की वजह से जानते होंगे, जिस फिल्म के बारे में भी रविंदर से हम बात करेंगे। उसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट उर्दू फिल्म का। तो अभी फिलहाल ओवर टू रुक्मिणी। रुक्मिणी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रविंदर, रोहित, आप लोगों का स्वागत है।
अच्छा, आपका ही बहुत शुक्रिया मैम। मैं रविंद्र और रोहित से सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि कोविड के दिनों में कैसा वक्त बीत रहा है आप लोगों का, आर्टिस्ट लोगों का। रोहित बताएंगे पहले? पहले मैं बताऊंगा। अच्छा, हाँ। तो ये सही बताएं तो शुरू में तो काफी ये था कि चलो एकांत मिला है तो थोड़ा सा अपने कुछ ऐसी चीजों पे काम किया जाए जिन पे काम करने का समय नहीं मिल रहा था, तो उन पे काम करना शुरू किया। फिर उससे थोड़े बोर हो गए। फिर उसके बाद सेपियंस पढ़नी और सुननी शुरू कर दी, और फिर धीरे धीरे इतने बोर होने लगे कि अभी लगा कि नहीं, अब तो काम करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो फिर 1 महीने से मैं तो खैर ऑफिस जा ही रहा हूँ अपने। और रविंद्र आप? हाँ, तकरीबन सिमिलर सा रहा है। जब शुरुआत हुई, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का यही अनुभव होगा। तो उस वक्त तो लगा कि चलो अच्छा है, मैं इनफैक्ट काफ़ी बिजी था मैं, तो मुझे लगा थोड़ा वक्त मिला है, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं वो कर पाएंगे। लेकिन 2 हफ्ते में वो थोड़ा अनलविंग हो गया। मतलब अपनी ज़िंदगी में तो हम में से किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि आप 2-3 महीने तक एक घर के अंदर बंद रहे। तो मुझे पता नहीं कितना प्रोडक्टिव रहा है वो। और आसपास जो खबरें रही हैं कोविड की, कि भले ही आप घर के अंदर ज़रूर हम बैठे थे, लेकिन डिजिटल दुनिया में हम बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो जो खबरें हैं वो बहुत डिप्रेसिंग। मतलब मैं तो मानता हूँ कि हमारे पास वो प्रिविलेज है, लेकिन जो आसपास हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और जो शुरुआती दिनों में हुआ, मजदूरों का जाना वगैरह, यू नेम इट, बहुत एक्चुअली वो दौर परेशानी वाला दौर गुजर रहा है। तो आप जिस तरह के गाने गाते हैं और जिस तरह के गाने लिखते हैं और जिस तरह के आर्ट के साथ एंगेज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि अभी वक्त भी है और सब लोग घर पे बैठे हैं। तो आप और रोहित कैसे मिले और किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ सॉन्ग का? हम लोगों की मुलाकात काफ़ी दिलचस्प है एक्चुअली। मतलब हमारा एक दूसरे, इनफैक्ट पंकज से भी मुझे मुलाकात हुई। हमारा कोई लेना देना नहीं था एक दूसरे के साथ, और मुझे लगता है कि बहुत मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि हमारी मुलाकात हो गई। हम लोग एक पार्टी में मिले थे, एक फिल्मी पार्टी में, अगर उसको उस तरह से कहा जा सके। तो अक्सर मतलब आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, उसका एक स्वरूप देखा होगा कि क्या होता है। नॉर्मल पार्टियों में खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, गाने गाते हैं। अब ये गाना इसमें इम्पोर्टेंट है। तो जब गाने की बारी आई, तो जनरली लोग गावा रहे थे, तो वहाँ पर जब हमने कॉमन गाने कुछ जिक्र किया, मेरे ख्याल से मुझे गाना एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन या तो तू जिंदा था या 100 में 70 आदमी, ये दोनों में से एक कोई गाना था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब हम सब ने रियलाइज़ किया कि हमने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेज पर ये गाने गाए। पंकज स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा, रोहित का एसोसिएशन रहा एक बड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो बताएंगे खुद राजनीति के साथ। तो हमने डिस्कवर किया कि इस फिल्मी पार्टी में जो गाने गाए जा रहे हैं वो फिल्मी गाने नहीं, वो प्रोग्रेसिव गीत, सो टू स्पीक। तब बहुत क्यूरियस हो गए हम एक दूसरे को लेकर कि भाई आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, ये गाने कैसे जानते हो। और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, मिलते रहे हम, गाने गाते रहे, एक साथ वक्त बिताते रहे। और तब हमने तय किया कि हमारी दिलचस्पी भी संगीत में, एक पार्ट ऑफ संगीत में बोलूँगा, ऑफ कोर्स हमारी दिलचस्पी बहुत वेरिड है, आप जब बात करेंगे तो रियलाइज होगा। एक एलिमेंट था जो कॉमन था हम सब में, कि हम प्रोग्रेसिव म्यूजिक बनाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट म्यूजिक बनाना चाहते हैं, गाते तो थे। तो फिर हमने तय किया कि हमको इसको फॉर्मली शोज करना, कंपोज करना, लिखना शुरू कर देना। तो वैसे हम एक तरह से सॉन्ग। और रोहित, आपकी क्या, जैसे रविंद्र ने बोला कि आप भी पॉलिटिकली जुड़े हुए थे किसी चीज़ से, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, आप बताइए। मैं ऐसे डायरेक्टली तो कहीं जुड़ा नहीं था, लेकिन मेरे फादर जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो हमने अपने यहाँ आरबीआई कॉलोनी में काफी नारे वगैरह लगते देखे, उनको लगाते भी देखा है। उस समय ज्यादा समझ में नहीं आता था, हम छोटे थे कि क्या हो रहा है।
लेकिन इंसिडेंटली उसके बाद, मैं अभी उस फिल्म का नाम फिलहाल लेना नहीं चाहूंगा जिसकी वजह से हम लोग मिले थे। वो फिल्म जो है वो हम कर रहे थे और उसके अंदर काफी सारे सॉन्ग जो थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जी, के अंदर बीएमसी के अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट, नेताओं के अगेंस्ट बहुत सारे जो मैंने मतलब मुझे उनको करने में काफी अच्छा लगा था। और उसी वजह से हम लोग, वो भी एक कॉमन वजह थी जिसकी वजह से मैं, पंकज और रविंदर मिले थे। तो उसके बाद जब रविंदर से हमने सुने, मतलब ये गाने खासतौर पे जो रविंदर और पंकज से जो जेएनयू में जो इस तरह के गाने ये लोग गाते थे, तो मुझे लगा कि यार ये सब तो मैंने भी सुना हुआ है, बस भूल गया था। तो वहां से फिर हम लोगों ने जो है ये एक्टिविटी शुरू की कि हमें ये सब करना चाहिए। हमें मतलब ये हमारा एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि बहुत जरूरी है, मतलब उसको केटर नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी रहेगी, बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, मैं बीच में ये बता दूं जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर नाम लिख के जो है वो टॉप बैंड्स में आ रहा है पंकज का भी, तो पंकज जो है हमारे साथ फिलहाल नहीं है और उनका एक रिहर्सल था और हमको लगा कि अभी के वक्त में किसी के पास इतना काम है तो उसको करने देना चाहिए। तो पंकज जो है अभी हमारे साथ नहीं आ पाए हैं। तो तीसरे मेंबर जो है जिनको आपने गाते हुए सुना होगा प्रोमो में, मैं एक सवाल दरअसल उसी समय जब रुक्मिणी ने पूछा कि लॉकडाउन के दौरान रविंदर ने बात छेड़ी कि whatever we saw during those days, और वो जो ट्रॉमा था हम सबके अंदर भी, मतलब जिन्होंने झेला, जाहिर सी बात है उनसे तो कोई बराबरी ही नहीं है। इस बीच कुछ आप लोगों को लगा कि कुछ नया आप लोगों को लिखना बनाना चाहिए जो कुछ सड़कों पर हो रहा था? मैं तो उससे इतना डिस्टर्ब था, मैं उस समय को याद भी नहीं करना चाहता थी, मैं थोड़ा भुला देना चाहता हूँ। मतलब मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा उससे परेशान हो गया था। फिर एक पॉइंट पे मैंने फिर उस चीज पे इंटरेक्ट करना बंद कर दिया क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे जी। सिवाय फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखने के या रीट्वीट करने के, लाइक करने के, कुछ चीजें लिखने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम अपने मतलब घरों में नजर बंद थे। और वो बहुत, रोहित भाई, ये एक सवाल मैं इसमें जोड़ देना चाह रहा हूँ, ये रविंदर और आपके दोनों के लिए ये सवाल तो है ही, इसमें एक बात जोड़ देना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होगा सारे सवालों के लिए। क्या ये भी लगा इस दौरान कि जो गाने हम लोग गा रहे थे पिछले कुछ साल से, उनको और पहले गाना शुरू करना चाहिए था और ज्यादा करना चाहिए था और ज्यादा मेहनत से हमको उनको प्रमोट करने पे काम करना चाहिए था? शायद कला के जरिए हम वो चेतना या वो जो सेंसिबिलिटीज है वो बढ़ा पाते लोगों में। कभी ये लगा एक बार? ये इसी सवाल का हिस्सा इसको मान सकते हैं। मैं पहले बोल देता हूँ, फिर रविंदर जवाब देंगे। जी। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक चीज सिर्फ उसको बनाकर रख देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी थी। और वो हम किन्हीं कारणों से वो पूरी तरह से नहीं कर पाए। मुझे लगता है हमें बहुत पहले शुरू करना चाहिए था और उसको बहुत जोर शोर से आगे लेके जाना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। जी रविंदर? मतलब मुझे तो बिल्कुल लगता है। और आप जो अभी एक जो NTCA और NRC वाला मूवमेंट हुआ है जी, उसमें ये बात साफ हो गई है कि आर्ट कितना पावरफुल टूल है। मतलब अगर हम इतिहास में जाएं और हम देखेंगे कि हमेशा से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, जो थोड़ी लेफ्ट लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज है, आर्टिस्ट का थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। आर्ट एज अ टूल को कैसे इस्तेमाल करना, इस चीज को समझने में, देखने में। मतलब घटक की बड़ी फेमस किताबें मैं नाम बोल रहा हूँ जो उन्होंने CPI को लिखा था, उसमें एन एजेंडा फॉर कल्चरल चेंज या ऐसा कुछ तो नाम था, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उस जमाने से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आर्ट कितना पावरफुल टूल है कि नहीं है, कि क्या सिर्फ वो भीड़ जमा करने का एक माध्यम है जिसके बाद आके नेता जो है वो भाषण दे सकें। मुझे ऐसा लगता है कि खास करके मतलब डिजिटल मीडियम के आने के बाद बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज हुआ है। और CA के मूवमेंट में आप देखिए, मुझे वो आमिर की एक लाइन याद है जो हम सबको याद है, सब याद रखा जाए। मुझे लगता है कि इस पूरे वक्त को जो घट रहा है हमारे आसपास, वो सिर्फ एक लाइन में उसने बता दिया। और किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करने में, लोगों को मोटिवेटेड रखने में, CA के पॉलिटिक्स को लेकर, NRC के पॉलिटिक्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना, उसको लेकर भी
बहुत एक पावरफुल टूल की तरह आर्ट उभर के आया है, एंड आई होप ये कंटिन्यू हो। तो वो सारी जो बहस थी मेरे लिए पर्सनली, मतलब कई बार मुझे खुद भी पर्सनली ऐसा लगता था कि हम जो गाने बनाते हैं या जो नाटक करते हैं या जो कविताएं लिखते हैं, क्या उसका कोई मतलब है भी कि नहीं, या एक मतलब एक पॉइंट के बाद सिर्फ वो महफिलों में गाने के लिए है। बट मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल टूल है आर्ट, और इसको हमने बहुत पहले शुरू करना था, बट अच्छी बात कर लिया ना शुरू। मुझे इसमें अभी हाल ही में एक दोस्त ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, वो याद आती है। उसने अपने पिता से ये कहा कि आप मुझे लगातार ये पूछते थे कि तुम लोग ये जो करते हो और ये क्रिएटिव और चीज़ें और ये कहानी और ये किताब और ये सिनेमा, इससे क्या हासिल होता है समाज को। जब अभी लॉकडाउन हुआ और सब घरों में बंद थे तो उसने अपने पिता से ये सवाल किया कि ये बताइए आप कैसे ज़िंदा रहते अगर आपके पास नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम या ऐसा कोई भी OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता और उस पर इतना सारा अलग अलग तरह का कंटेंट नहीं होता। क्या आप सास बहू का ड्रामा देखते हुए बिना घर से बाहर निकले सरवाइव कर सकते थे? तो कला का अगर आप हमारे रोज के सामने के जीवन पे देखें तो एक सीधा एस्पेक्ट तो हमारे इस दौरान पिछले 4 महीनों के दौरान ही सामने आ गया है। हमारे ऊपर कितना असर है। रुक्मिणी, आप कुछ पूछ रही हैं? नहीं, मैं JNU के बारे में पूछना चाह रही थी कि आपके आर्ट, और क्योंकि JNU को इतना विलिफाई किया गया है हाल के दिनों में, तो आपके आर्ट में और आपके क्राफ्ट में JNU का क्या रोल है? बहुत बड़ा मेरे जीवन में आर्ट और क्राफ्ट तो छोड़ दीजिए आप, जो लोग JNU को विलिफाई करते हैं उनको एक बार जाके JNU में रहना चाहिए, कुछ वक्त गुजारना चाहिए। जैसे वो गुजरात का वो कुछ वक्त गुजारिए JNU में आके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो शायद बिल्कुल एक अलग इंसान शायद। अब इसकी बहुत सारी वजह, मतलब मैं एक बहुत छोटे शहर भी नहीं हूँ एक तरह से देखा जाए तो जहाँ पैदा हुआ, और लेकिन JNU में जाकर, जैसे अगर आप दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जाइए फॉर एग्जांपल, या किसी बहुत एलीट ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, तो आपको एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि परहैप्स आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। ऐसी फीलिंग मुझे हुई जब मैं DU में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहा था, स्टीवेंस गया हूँ, हिंदू कॉलेज गया हूँ। JNU में वो फीलिंग नहीं होती। JNU में वो फीलिंग इसलिए नहीं होती है कि सबसे पहले तो JNU एक बहुत ही वेलकमिंग जगह है। वेलकमिंग जगह इसलिए है JNU कि इतनी विचारधाराएं होने के बावजूद, खास करके जब मैं था मैंने भी देखा ABVP के लोग थे, लेफ्ट के लोग थे, लेफ्ट में भी AISF, SFI, AISA, DSU, PDSU, NUSI भी था वहाँ पे, I mean you name it। लेकिन कभी मैंने अपने रहते हुए जो हिंसा देखी, मुझे लगता 2 या 3 बार देखी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस तरह के एलिमेंट्स, मतलब हिंसा करने वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब वो वेलकमिंग क्यों है? क्योंकि उसका जो JNU के स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में, मुझे पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, वो ज़्यादातर हमारे जैसे, जो उन जगहों से आए थे जहाँ से हम आए थे, तो हमको एक आउटसाइडर की फीलिंग नहीं होती थी। टीचर्स के साथ जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन है JNU में, वो बहुत डेमोक्रेटिक। मैंने स्कूल के लेवल पे भी वैसा कुछ नहीं देखा कि तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिस तरह के इंटरेक्शंस वहाँ होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है, तो आई वुड से कि एक बड़ा डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट्स का वहाँ पे। आप किसी भी वैचारिक विचारधारा से जुड़े हैं, और वो डिग्निफाइड एक्सपीरियंस जो है रहने का, वो एक स्टूडेंट को जो शायद बहुत पिछड़ा हो, गरीब हो, या सोशली डिप्राइव्ड हो, या इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो, उसको डिग्निटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने का। मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट थे जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थे, सोशली डिप्राइव्ड थे, जिनके पास मेस बिल का पैसा नहीं होता था देने का, स्टूडेंट्स मिल के पैसा देते थे। आज वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, कोई बहुत फैंटास्टिक रिसर्च कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तमाम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं सोसाइटी में। तो आप जब इस तरह के एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में उस उम्र में होते हैं,
तो आप बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो कंडीशनिंग है जो बचपन की, मुझे तो लगता है बहुत रिकंडीशनिंग हुई है मेरी। हालांकि ऐसा अक्सर होता नहीं है बचपन में, जो चीज़ें देखी हैं, जिन चीज़ों को मानने लगते हैं आप, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे और कला में सबसे पहले मैंने अवतार सिंह पाश को जेएनयू में सुना, सबसे पहले मैंने फैज़ को जेएनयू में सुना, सबसे पहले मैंने ब्रेख्त को जेएनयू में पढ़ा। मतलब आप नाम ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत, अब देखिए वो इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत एफर्ट करके पढ़ा। चलते फिरते दीवार में मैंने सबसे पहले एक पोस्टर देखा, जिस बड़ा खूबसूरत सा पोस्टर, हमारे समय ऐसा के कॉमरेड्स हुआ करते थे, बड़े कमाल पोस्टर्स बनाते थे कुछ लोग उसमें से। तो उस पर लिखा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मरना। तो ये कविता आप सुना सकते हैं क्या? हाँ, मतलब बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, तो सुना दूंगा मैं। रविंदर, आपको पाश की कुछ और कविताएं भी याद है? जो भी याद हो, मुझे लगता है बीए में पढ़ता था तो आई वाज फैसिनेटेड। ये मतलब ये तो विस्फोटक कुछ पोएट्री है। अब मैं वापस जाके कुछ लोगों से पूछा जो हिंदी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनसे कि भाई कौन है यार, तो उस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में स्टूडेंट जो है कोट करते थे पाश को, तो उनकी एक बड़ी प्रतिबद्धता मेरी बड़ी पसंदीदा पोएम्स में से हम झूठ मूठ। मैं आपसे प्रतिबद्धता का ही नाम लेने जा रहा था अभी रविंदर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंट्रोडक्शंस जो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी क्लासरूम में इंट्रोडक्शंस हुए हैं, ये इंट्रोडक्शंस वातावरण में हुए हैं। फिर आप मतलब फैज़ को, नाटकों में मैंने देखा कि फैज़ को गाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग जेएनयू में सुना, और मुझे लगा भाई क्या है ये, मतलब ये किस तरह की शायरी है, ये रोमांटिक शायरी है, पॉलिटिकल शायरी है। मैं प्लेस नहीं कर पा रहा था। बीए फर्स्ट ईयर में था मैं। आई स्टार्टेड रीडिंग फैज़, और फैज़ के बाद फिर एक के बाद एक। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को कि मैं जेएनयू नहीं जाता तो मैं शायद नहीं पढ़ पाएंगे, शायद मैं थोड़ा अलग हूँ। एंड देन आई मीन मैं बहुत ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो वो जो माहौल है, मुझे लगता है कि इस देश में, मुझे विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पता है, इस देश में जेएनयू जैसा एनवायरनमेंट किसी और यूनिवर्सिटी में। रात के 2 बजे मैंने पहली बार एक लड़की को अंधेरे में शॉर्ट्स पहन के अकेले, जेएनयू जंगल हुआ करता था हमारे ज़माने में, घूमते हुए देखा है। आसपास लड़के घूम रहे हैं, मजाल है कि कोई छेड़ दे, सीटी मार दे, कोई अनाप शनाप बात कर दे। मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। और आज भी मुझे लगता है कि भारत में अगर सबसे सेफ जगह कोई लड़कियों के लिए है तो शायद जेएनयू। अब ये यूं ही तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो समथिंग मस्ट हैव गॉन इनटू इट। तो ऑफ कोर्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो क्योंकि हम लोग कविता की बात कर रहे हैं और ऐसे कविता की बात कर रहे हैं जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया, और पाश की बात कर रहे हैं, फैज़ की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ थोड़ा सुनाइए हमको। मैं आपको प्रतिबद्धता सुना सकता हूँ अगर आप चाहें। जी, मतलब आप जो भी बोले, बिल्कुल जो आपकी मर्जी। प्रतिबद्धता आपको पसंद भी है जहां तक मुझे याद, बहुत ज्यादा जी। मुझे भी मुझे याद नहीं है एक्चुअली, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं तब तक बताऊं, ये पाश जो है, जो लोग नहीं जानते हैं पाश के बारे में, तो पाश का नाम, पूरा नाम, असली नाम अवतार सिंह संधू पाश था, और पंजाबी के लगभग कंटेम्प्रेरी 2 बहुत बड़े कवि थे। एक बहुत रूमानी कवि थे और एक बहुत क्रांतिकारी कवि थे, और दोनों एक ही वक्त में हो रहे थे। रविंदर उस बारे में भी आपको बता पाएंगे, जो पंजाबी के 2 ये कवि थे जो लगभग एक ही वक्त में हो रहे थे, और दोनों पंजाबी के महान कवियों में से माने जाते हैं। पाश की हत्या कर दी गई थी 1984 में, और वो तारीख वही थी जिस रोज़ भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। तो और पाश क्रांतिकारी कवि हैं। हम लोगों के कमरों में जो है, कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में पाश की कविताएं अक्सर चिपकी रहती थी। सबसे खतरनाक होता है, और एक जिस कविता की रविंदर जिसको पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिबद्धता, हमें झूठ मूठ का कुछ नहीं चाहिए। जी रविंदर, 1 मिनट जी, मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ जी। मेरे ख्याल से आपने ही मुझे ये कविता भेजी थी, मतलब टेक्स्ट उसका, तभी मैं ढूंढ रहा था। जी।
हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारी मांसपेशियों में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठों पर उभरे चाबुकों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा भविष्य है, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह सचमुच का चाहते हैं। जिस तरह सूरज, हवा और बादल घरों और खेतों में हमारे अंग संग रहते हैं, हम उसी तरह हुकूमतों, विश्वासों और खुशियों को अपने साथ साथ देखना चाहते हैं। हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। हम उस तरह का कुछ भी नहीं चाहते जैसे शराब के मुकदमे में किसी टाउट की गवाही होती, जैसे पटवारी का ईमान होता है, या जैसे किसी आरती की कसम होती है। हम चाहते हैं अपनी हथेली पर कुछ इस तरह का सच, जैसे गुड़ की पत में कण होता है, जैसे हुक्के में निकोटीन होती है, और जैसे मिलन के समय महबूब के होठों पर मलाई जैसी कोई चीज होती है। हम नहीं चाहते पुलिस की लाठियों पर टंगी किताबों को पढ़ना। हम नहीं चाहते फौजी बूटों की टाप पर हुनर का गीत गाना। हम तो वृक्षों पर खनकते संगीत मान भरे पोरों से छू कर देखना चाहते हैं। आंसू गैस के धुएं में नमक चाटना या अपनी ही जीभ पर अपने ही लहू का स्वाद चखना किसी के लिए भी मनोरंजन नहीं हो सकता। लेकिन हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी और। बहुत सुंदर, क्या बात है। हेलो सॉरी मैं लेट हो गया, थोड़ा सा काम, रियली सॉरी। कोई बात नहीं। पंकज का जैसा स्वागत है। मैंने ने कहा है कि अगर किसी के पास काम है इन दिनों तो उसको काम करने देना चाहिए। हम लोगों के पास काम नहीं है पंकज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पास काम है। कितने दिन रहेगा ये मतलब कहना बाकी है मतलब लेकिन पंकज ने आज दुखती रगों को छेड़ा है हम लोगों की। मुझे लग रहा है कि रोहित भी हमारे साथ हैं और पंकज भी हैं, तो हम लोग थोड़ा सा गाना भी गाते हैं, क्योंकि बातचीत तो हम कर ही रहे हैं। तो रोहित साहब गाने के लिए कुछ तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो अभी यहाँ पर नहीं है। अरे आपकी आवाज के रोहित साथ भाई, आपको कहाँ? गाने के लिए इंस्ट्रूमेंट कब से जरूरत हो गई? कब से जरूरत पड़ गई आपको? क्या गाया जाए बताइए। पीछे काफी कुत्तों की आवाज आ रही है तो बेकार जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। पंकज भी है, आप भी हैं। बोलिए कौन सा? जी हाँ कौन सा? रोहित भाई आप जो चाहें, मतलब ये पूरी तरह से जो है, आप वरिष्ठ आदमी, हम लोगों में आप जैसा चाहें। इतना भी वरिष्ठ नहीं है, यंग नेशन में तुम वरिष्ठ बुलाओगे उनको। 1 मिनट, नौजवानों में भी वरिष्ठ होते हैं भाई। हाँ सही बात है। और चूंकि ये केवल नौजवान की बात नहीं है, पूरा राजनीतिक म्यूजिक भी पूरी पॉलिटिकल है इनकी, तो पॉलिटिक्स में तो वरिष्ठ हो ही सकता है कोई भी। ठीक है, चलिए। रविंदर बहुत खुश हो गए थे जैसे मैंने कहा रोहित भाई वरिष्ठ आदमी है। क्योंकि बाल रविंदर के पहले सफेद हुए थे। तो पंकज क्या गा सकते हैं हम लोग? हाँ जी गा सकते हैं। मैं एकदम अपनी आवाज आपकी आवाज के साथ मिला दूंगा। कैसे पंकज, ये कैसे करेंगे लैगिंग में इंटरनेट की? मैं तो बड़ा सुन के हैरान हूँ जी। मैं मतलब करूंगा कुछ, देखूंगा अभी आप कमाल रोहित जी भाई। जी, करिए करिए। आप देखिए बिल्कुल। कितना लैग है एग्जैक्टली आपको पता है? कम से कम आप लोगों का लैग जो है वो 1 सेकंड से 2 सेकंड के आसपास होगा वैसे मुझे लगता है। बस मैं उतना लेट चलेंगे उतना, मतलब मैं लेट चलूंगा। रोहित भाई आप सुनने वालों को अजीब लगेगा, इसलिए एक ही को गाना पड़ेगा शायद। हाँ, देखते हैं, एक try ही करके गाइए तो अच्छा ठीक है, होगा आप मुझे गाइए, लगता है। क्रेजी लेग्स लेके हम जाए कहाँ? क्रेजी लेग्स लेके हम जाए कहाँ? सुरसुरी ये चाय है, सुड़प के पी ले गए
खरीद के, वो घर से रोशनी हमने ना सवाल किया, ना कोई बवाल किया, बैठ के लिहाफ मेरे थोड़ी थोड़ी चाय पी, सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। इसका अंतरा जो है वो पंकज सुना दे अब। पंकज ये तो किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। देश इनके बाप का है, चाहे जो करे, चाहे जिसको फेंक दे, देश चाहे जिसको इनके ठोक बाप डालें, का- जेल भेज दें। हाँ, देश इनके बाप का है, चाहे जो करे, चाहे जिसको ठोक डाले जेल भेज दे। राजा जी के लोगों ने तो जंगलों को नोच डाला, जंगलों को बेच के। राजा जी के लोगों ने योजनों को डाला, जंगलों को बेच के, जमीन को खरोच डाला। क्या करोगे जंगलों का, खाओगे क्या घास? सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी, ले गए खरीद के, वो घर से रोशनी हमने ना सवाल किया, ना कोई बवाल किया, ये देखते ही आँख में थोड़ी थोड़ी चाय पी, सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात है, वाह। क्या बात है, क्या बात है। इसके जो लास्ट लाइन है वो रविंद्र सुना सकते हैं। नहीं, गाने के लिए मुझे मत बोलो, मैं बोल के सुना दूंगा। रविंद्र, इस गाने के अंत में रविंद्र आप रविंद्र जो अच्छा है, गाते हैं। मुझे इसका वीडियो याद है। अंत में इसके रविंद्र जो है लड़खड़ाते हुए आते हैं, हाथ में एक बोतल लिए। क्योंकि वो जो एक्टर था, वो जिसने करना तो आया ही नहीं। और इनफैक्ट सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मैं लास्ट अंतरा जरूर गाना चाहता हूँ। लास्ट अंतरा बहुत Please, जरूरी है please, जी, मैं please, यही please. कहना चाह रहा था। आर्मचेयर एक्टिविज्म जो है ना, वो हमारे अंदर कहीं आ ना जाए, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। मैंने बहुत कमाल लिखा। रात बड़ी काली थी, कश पे कश चले, जाम के कई दौर बातों के सिलसिले। अरे रात बड़ी काली थी, कश पे कश चले, जाम के कई दौर बातों के सिलसिले। गई शराब रूस याद आ गया, ठंडी जिंदगी में, ठंडी जिंदगी में इनकलाब आ गया, लड़खड़ाए फिर कदम और मैं सो गया। टाउ टाउ मुफ्त की शराब है, गटक गटक के पी। वाह। ये रविंदर इसमें आखिरी में आते हैं, मुझे याद है, और बहुत बड़े खूबसूरत। नहीं, पर इस गाने को लिखा किसने ये भी तो बताना चाहिए ना यहाँ पे। जी, रोहित, किसने लिखा इस गाने को? अरे ये रविंद्र ने लिखा ना गाना। रविंद्र ने लिखा होगा। रविंदर सब लिखा है। मिलजुल के लिखते हैं, सब ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरा नाम लेते रहते हैं लोग, लेकिन सब इधर किसी ने एक लाइन लिखती, किसी ने एक लाइन वैसे लिखती है, गाने बन जाते। पंकज, ये सवाल हम लोगों ने शुरुआत में, रुक्मिणी ने पहला सवाल पूछ लिया था, तो इन दो लोगों से पूछा गया था। ये सवाल जो है पासिंग द पार्सल, आपके पास भी ये पार्सल आना चाहिए। आप कैसे भेजिए, मिले इन भेजिए। दोनों, आप इन दोनों लोगों से कैसे मिले, कैसे ये तबाही की शुरुआत हुई है सारी? ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग वाली बात है, मतलब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी कभी ना। ये एक फिल्म थी, फोसला करके एक फिल्म थी, जिसको जो मतलब बननी शुरू हुई थी, अभी भी बन रही है। रोहित भाई ने इसका नाम नहीं लिया था। फिल्मों का नाम नहीं ले रहे हैं। चलो, और- मुझे मैं माफी चाहता हूँ फिल्म के नाम के लिए। आप लेकिन डम एक शिराज, फिल्म आप थी- डम शिराज कर सकते हैं, आप करके दिखा दें, बता दें, हाँ। हिंदी अंग्रेजी हम लोग सोच लेंगे। तो एक फिल्म थी जो कभी बननी शुरू हुई थी, जी, जहाँ से मेरे जीवन का मतलब एकदम चक्री घूम गई, मतलब एक वो ऐसा जीवन में एक वो ऐसा मतलब यादगार है, मतलब जहाँ से जीवन ही बदल गया। तो मतलब कुछ उस फिल्म की वजह से कुछ बहुत खराब चीजें हुई, कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई। तो उन जो अच्छी चीजों में रविंदर और रोहित भाई शामिल हैं। क्या बात। तो मतलब ये कहानी है, मतलब वो फिल्म अभी भी चल रही है, लेकिन तो हो सकता है वो फिल्म कंप्लीट भी हो जाए,
लेकिन ये जरूर मतलब ये सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब रविंदर और रोहित भाई उस फिल्म की वजह से मिले, तो एक ये रविंदर, ये सुरसुरी का आइडिया कहाँ से आया? मतलब ये बहुत दिलचस्प गाना, जब मैंने पहली बार सुना तो जैसे ही दूसरे अंतरे तक तो सब ठीक था, जब तीसरे अंतरे पे पहुंचा मैं, जैसे ही तीसरा अंतरा आया, एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग, देन आई स्टार्टेड लाफिंग, और अपने ऊपर या अपने ही आसपास के तमाम लोगों के ऊपर मैं हंस रहा था। इस गाने का आइडिया कहाँ से आया था बेसिकली? मतलब लाइफ एक्सपीरियंस है एक लेवल पे जी। मतलब और मतलब आप गाने के कंटेंट की बात कर रहे हैं या कॉम्पोजिशन की बात? कंटेंट की बात कर रहे हैं कि ये गाना लिखना है, इस चीज पे लिखना है। ये जो रूस कैसे आपने देखा कि रूस लोगों को याद आ रूस जाता याद है आ गया, चढ़ गई शराब, रूस याद आ गया वो। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि लाइफ एक्सपीरियंस है एक लेवल पे। बहुत सारे लोगों को मैं बोलूँ तो ये एक्चुअली हमारा अपना जीवन है। एक लेवल पे देखा जाए तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो जैसे रोहित भाई बोल रहे थे अभी कि हमसे अक्सर कई सारे जब ये सीए और एनआरसी वाला पूरा मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त भी हमसे बहुत दोस्त पूछ रहे थे कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, गाने क्यों नहीं बना रहे हो, या अभी जो हुआ। बट समहाउ हमारा बड़ा प्रोसेस ऑर्गेनिक है। कई बार हमसे नहीं बनते हैं गाना, मतलब बहुत ऑनेस्टली, मतलब शायद हमारे अंदर वो स्किल नहीं है कि कुछ भी होता है और हम मतलब बिल्कुल इमीडिएटली गाने बना दें। और कुछ चीज़ें हम मतलब मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें इतनी डिस्टर्ब कर देती हैं कि पता नहीं एक्सप्रेस कैसे करें। बिल्कुल है ना, कि जैसे हम जो पहला गाना जिसके साथ हमने फॉर्मली हम साथ में आए थे, मानी मेरी करके जो हमारा गाना था, तो हमको वो जो दिल्ली का इंसिडेंट हुआ था, गैंग रेप, हमको पता नहीं था कि इस गाने अब कैसे लिखेगा कोई गाना, क्या गाना लिखोगे आप अगर एक लड़की का गैंग रेप हो गया। आप मतलब आप कविताएं लिख सकते हो, प्रॉब्ली वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें उसमें बोल सकते हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जीनियसेस आउट देयर जो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मतलब हमारा जो वो स्ट्रगल है, जो पीपल्स मूवमेंट्स चल रहे हैं, उनको कितना हम जुड़ पा रहे हैं, कितना नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष कई बार हमको रोक लेते हैं। तो मतलब एक लेवल पे मैं मानता हूँ, पंकज और रोहित आपको बताएंगे, कि हम वो लास्ट वाली कैटेगरी में, उस लास्ट अंतरे वाले लोग हैं जो कई बार बीच में जोश में आ जाते हैं, भले हमने शराब पी हो ना पी हो। और रूस एक मेटाफोरिकल यूज है एक लेवल पे, कि उस समय आपको लगता है कि आप तो क्रांति कर देंगे, कि जब आपने एक इमेज देखा आपको बहुत गुस्सा आता है कि नहीं, वी नीड टू बी आउट देयर। बट समहाउ कई बार 10 में से 7 बार 6 बार नहीं जा पाते, नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा गिल्ट भी रहता है कई बार। तो मुझे लगता है वो गाना एक्चुअली है तो हमने अपने ऊपर ही लिखा है, लेकिन बहुत लोग नाराज भी हो गए उस गाने से, उस लास्ट के अंतरे से। और ये गाना एक्चुअली सर्दियों में दिल्ली में मैंने किसी को देखा था, मैं बस स्टैंड पे एक आदमी बैठा था और एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था। मुझे न्यूज़ आइटम एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ बहुत ही बुरी खबर थी वो, और वो बड़े आराम से चाय पी रहा था। उसकी शक्ल में जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल एक मेडिटेटिव कामनेस थी। तो मुझे लगा कमाल है, तो बिल्कुल मतलब एकदम डिटैच्ड है आदमी जो पढ़ रहा है, और जो उसके शक्ल पे चीज़ है, शक्ल पे जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई तालमेल नहीं। तब मुझे वो लाइन याद आई, सुरसुरी ये चाय सुड़क सुड़क के पी ले गए खरीद के। हाँ यार, हाँ कुछ वो SEZ का मामला चल रहा था उस वक्त, बहुत पुराना गाना है जी। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेकर एक शुरू हो गया था, मतलब हल्ला शुरू हो गया था, लोग बोल रहे थे कि किस तरह से ज़मीनें जाएंगी किसानों की। तो वही खबर थी, वहाँ से मुझे आइडिया, ले गए खरीद के वो घर से रोशनी हमने न बगा, इसलिए वो सेकंड अंतरा भी है, क्योंकि शूट आउट मतलब पुलिस ने गोली चलाई थी लोगों पे, तो वो अंतर आया, देश इनके बाप का है, चाहे जो करें, चाहे जिसको ठोक डालें, जेल भेज दें। राजा जी के लोगों ने रोटियों को नोच डाला, जंगलों को बेचकर जमीन को खरीद डाला। तो आइडियाज तो लाइफ एक्सपीरियंस है आसपास जो देख। पिछले 1-2 महीने के अगर हालात देखें तो एक बार ये गाना सुनवा देते हैं। ठीक है जरूर, है ना जी।
सुरसुरी चाय है, सुड़प सुड़प के भी ले गए खरीद के वो घर से रोशनी। हमने ना सवाल किया ना कोई बवाल किया, वे बैठ के लिया मेरा थोड़ी थोड़ी चाय पी। सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। देश बूढ़ा हो चुका है 60 साल का, फिर भी रूप हाय इसका है कमाल का। अरे देश बूढ़ा हो चुका है 60 साल का, फिर भी रूप हाय इसका है कमाल का। एक गाल गोल गोल लाल लाल है, दूसरा गटर पे जैसे, दूसरा गटर पे जैसे कोई चाल है। लात मारो दूसरे को आ रही है बास। सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। ले गए खरीद के वो घर से रोशनी। हमने ना सवाल किया ना कोई बवाल किया, वे बैठ के लिया अब मेरे थोड़ी थोड़ी चाय पी। सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। देश इनके बाप का है, चाहे जो करे, चाहे जिसको ठोक डाल जेल भेज दे। देश इनके बाप का है, चाहे जो करे, चाहे जिसको ठोक डाल जेल भेज दे। राजा जी के लोगों ने तो रोटियों को नोच डाला जंगलों को बेच के। जंगलों को बेच के जमीन को खरोच डाला। क्या करोगे जंगलों का, खाओगे क्या घास। सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। ले गए खरीद के वो घर से रोशनी। हमने ना सवाल किया ना कोई बवाल किया, बैठ के लिहाफ में थोड़ी थोड़ी चाय पी। सुरसुरी ये चाय है, सुड़प सुड़प के पी। रात बड़ी काली थी, कश पे कश चले, जाम के कई दौर बातों के सिलसिले। But you see, the problem is that India is not a homogeneous society. It is a nation with different nationalities, semi-feudal, semi-capitalist, and then there is caste, the biggest roadblock to revolution. So, अरे यार, ये बिरयानी कहाँ से मंगवाई है? बोटी तो एक भी नहीं है। रात बड़ी काली थी, कश पे कश चले, जाम के कई दौर बातों के सिलसिले। चढ़ गई शराब, रूस याद आ गया ठंडी जिंदगी में। ठंडी जिंदगी में इनकलाब आ गया, लड़खड़ाए फिर कदम घर में सो गया। दूध मांगो, खीर देंगे, कश्मीर मांगो। मुफ्त की शराब है, गटक गटक के भी।
हमने ये गाना सुना, दर्शकों ने देख भी लिया वीडियो इसका। अभी आप बता रहे थे इस वीडियो के बारे में, दिलचस्प बात पंकज और रविंदर, आप बता रहे थे ये एक टेक में शूट हुआ था गाना। हाँ, ये वन शॉट वीडियो है जी, तो इसमें कट नहीं होता है। एक बार जब कैमरा रोल होना शुरू होता है तो क्या लेंथ है, 6 मिनट है राइट गाने की? जी 6 मिनट के आसपास गाना, 6-6.5 मिनट तक ये कैमरा रोल होता है। तो हमने कैमरे को कोरियोग्राफ किया, एक्टर्स को कोरियोग्राफ किया, और सविता ने शूट किया है। सविता वन ऑफ द फाइनेस्ट डीपीज वी हैव इन बॉम्बे। आप रंग वंग देखिए, पूरा वो रिग मतलब लाइटें ऊपर लगी हुई हैं या नीचे लगी हुई हैं, और रिहर्सल किया, बहुत रिहर्सल किया। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इस घर में जहाँ शूट किया वहाँ रिहर्सल एक बार भी नहीं किया, क्योंकि घर हमको उसी दिन अवेलेबल होना था जी। तो हमने रिहर्सल एक मैप बनाया, एक हॉल लिया, उस हॉल में एक मैप बनाया। मैप पे क्या बनाया, तकियों से और टेबल से, और उससे एक बेसिक ज्योग्राफी बनाई जी, और उस हिसाब से रिहर्सल किया। लेकिन सारे एक्टर्स कमाल हैं तो सबने थिएटर किया है, तो थोड़ा थिएट्रिकल है उसका जो नेचर है गाने का। जैसे वो प्लेकार्ड्स का यूज है जी, और एंट्री एग्जिट का यूज है फ्रेम में जी। बहुत मजा आया, बहुत। मैं जो जिक्र कर रहा था, दरअसल युगांडा एक प्लेन हाईजैक किया गया था जिसमें इजराइल के पैसेंजर्स थे ज़्यादातर, तो और उसको युगांडा ले गए हाईजैकर्स, जहां ईदी अमीन उस समय प्रेसिडेंट हुआ, डिक्टेटर हुआ करते थे। और ईदी अमीन जिन्होंने हाईजैक किया उनके साथ खड़े थे, बहुत ऑब्वियस है। हम भी बहुत जल्दी हो सकता है ऐसा कुछ देखें अपने, हमारी सरकार भी खड़ी हो जाए, ऐसे लोगों के साथ कुछ पता नहीं है। तो ईदी अमीन जो है वो हाईजैकर्स के साथ थे। तो इजरायली जो सीक्रेट सर्विसेज है और जो कमांडोज हैं जो वहाँ के नेवी सील्स थे, उन कमांडोज ने जो है वो ऐसे ही एक नक्शा बना के एयरपोर्ट का वहाँ के, और उस पर उन्होंने जो है रात भर जो है प्रैक्टिस की, और उसके बाद अगले दिन जाके उन्होंने धावा बोला और वो छुड़ा के ले आए। आपके गाने वाली बात से मुझे ये बात याद आ गई। और आखिरी में पंकज, आप क्या ढूंढ रहे थे, बोटी नहीं मिली आपको? हाँ मतलब तो एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे रविंदर तो जेएनयू से आ रहे थे, है ना, एक घेटो से आ रहे थे रविंदर, एक अलग तरह का पॉजिटिव सेंस में घेटो जो है। पंकज और रोहित भाई, जब आप लोग जुड़े और ये काम शुरू किया, इस तरह के गाने बनाने शुरू किए, एज अ पर्सन हम में कितना बदलाव आता है ये करते करते? ये आप दोनों से सवाल है, पंकज से भी है और रोहित भाई से। एक्चुअली क्या, जब मैं एक्चुअली शिमला से हूँ, शिमला में तो मैं एसएफआई में काफी टाइम मतलब गुजारा मैंने, मतलब, और मैं एसएफआई में तब जुड़ गया जब मैं 8-9 में था। जो मेरे मतलब दोस्त मेरे कजन वजन वो सब लेफ्ट, मतलब एसएफआई उस, तो मुझे पता भी नहीं था एसएफआई क्या होती थी, तो मैं उनके साथ घूमना शुरू कर दिया था। तो मार्क्सवाद तो बाद में समझ आया कि थोड़ा बहुत कि क्या है क्या नहीं है, बट उनके साथ घूमते थे मतलब कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल लगती थी कि ये चीजें होनी चाहिए, मतलब उतनी समझ एक आ गई थी कि मतलब कुछ चीजें गलत है कुछ सही है, मतलब उनकी थोड़ी समझ थी। तो बस उतना एक एक्सपोजर था, मतलब वो मतलब एसएफआई की वजह से आप बोलो लेफ्ट में जो भी जितना एक्सपोजर रहा लेफ्ट का, एक वो था। तो मतलब उस फिर हम लोग जब मैं रविंदर को और रोहित भाई को यहाँ मिला, तो हम मिले, तो हम कुछ और वजह से, मतलब किसी और तरह से, है ना, पार्टियों में, है ना, दारू पीने, शराब वाली मतलब पार्टियों में, तो मतलब मुलाकात तो वैसे ही, लेकिन फिर बात होता है कि मतलब विचारों के हिसाब से आप जुड़ जाते हो, मतलब कुछ चीजें आप एक दूसरे से आइडेंटिफाई, रिलेट करने लगते हो, तो वो एक मतलब कई कॉमन चीजें, कॉमन इंटरेस्ट, मतलब चीजों को लेकर जब वो समझ आए तो है ना, फिर आप मतलब ज्यादा मिलना शुरू करते हो, फिर आप कुछ करने की कोशिश करते हो साथ में। आई थिंक ऐसी चीजें होती है शायद। और रोहित भाई? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि मतलब जो चीजें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब उनको खुद गाने लगते हैं, है ना, और खुद जब उस पर गौर करने लगते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, सोच हमारी बहुत पुरानी पीछे थी, उसको अभी बदलना पड़ेगा। तो मेरी सोच में तो बहुत बदलाव आया है, मतलब मैं तो कहूँगा कम से कम 70% बदलाव आया है। मैं चीजें जानता बहुत सारी था,
मतलब जैसे साइंस बैकग्राउंड से, तो मतलब साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रहा है और चीज़ें साइंस के थ्रू समझता था, लेकिन उसको भी अप्लाई करने में समय लगा, क्योंकि जैसे वो रविंद्र बोल रहे थे कि बचपन से जो आपका मेक होता है बहुत सारी चीज़ों का, वो जो मोल्ड होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो धीरे 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 करके टूटता है। और खासतौर पे जब आप जो भी चीज़ आप सुनते हो पढ़ते हो, जब उन पर अमल करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं आज जो इंसान हूँ, मतलब वो इंसान मैं नहीं होता अगर इन सब चीज़ों के थ्रू नहीं गुजरा होता। रुक्मी, आप कुछ पूछ रही थी उस समय। ठीक, मैं मेरा सवाल रविंद्र से था, और मैं थोड़ा सा अब हट के हामिद के बारे में बात करना चाह रही थी, क्योंकि आप स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और डायलॉग्स भी लिखते हैं और फिल्में लिखते हैं बेसिकली। क्लियरली जो विषय है वो आपके दिल के करीब है, पर जब आप एक ऐसा विषय है जिस पे बातचीत जनरली मेन स्ट्रीम में हम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या ब्रीफ दिया गया कि आप मान गए, और आपने कैसे, आई एम श्योर दैट आप यू हैव टू वर्क अराउंड द होल थिंग, आपको अपना काफी नेगोशिएट करना पड़ा होगा निर्देशक से भी, और क्या क्या प्रोसेस रहा आपका हामिद को लिखते वक्त? तो हामिद का प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मुझे एक्चुअली वो स्क्रिप्ट डॉक्टर करने के लिए बुलाया गया। उसका एक ऑलरेडी एक वर्जन था जो लिखा गया, जो मैंने पढ़ा और मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस फिल्म को रीराइट किया जा सकता है, इसको डॉक्टर नहीं किया जा सकता। तो और फिर ऑफ कोर्स मैं अपना एक आइडिया लेकर गया। तो मेरे लिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए हामिद, मैं पर्सनली मतलब एज अ मतलब एक स्क्रीन राइटर की हैसियत से अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मैं बोलूँगा कि शेक्सपियर मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं कुछ भी लिखता हूँ, मेरा आगे का भी जो काम आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली शेक्सपियर आता है। तो मेरे लिए ऑनेस्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो हामिद रोमियो एंड जूलियट है। उसमें एक रोमांटिक एंगल नहीं है, बट दो दुश्मन है। तो आज अगर बहुत सीधा सीधा कश्मीर को देखा जाए तो एक कश्मीरी बच्चा और एक सीआरपीएफ का जवान उस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन है एक दूसरे के। जो फिल्म में डायलॉग भी है, जब वो बोलता है कि मैं अल्लाह नहीं, मैं एक सीआरपीएफ का जवान हूँ, तो हामिद बोलता है तो इसका मतलब आप मेरे दुश्मन, और वो बोलता है हाँ, और मैं तुम्हारा। तो मुझे बेसिक जो आइडिया आया उस पूरी कहानी को रिवर्क करने का, वो कुछ और थी कहानी बिल्कुल ही, वो यहाँ से आया है कि क्यों ना इसको इस तरह से देखा जाए कि दो दुनिया, दो अलग अलग लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, कम से कम विचारों के लेवल पर, अगर एक्शन के लेवल पर नहीं खड़े हैं। और कश्मीर ने मुझे मतलब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स मुझे एक तरह से हमेशा बहुत इंट्रीग किया है। मुझे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स ने, चाहे वो कश्मीर हो, पैलेस्टीन हो, सीरिया हो, मतलब मेरी काफ़ी दिलचस्पी रही है उसको पढ़ने के में, समझने में। तो ये मौका मुझे मिला था, ये मौका मुझे लेना था। तो वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है जहाँ पे मैंने कहानी को रीराइट किया, स्क्रीन पे लिखा। नेगोशिएट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, कि जो फिल्म का पॉलिटिक्स है थोड़ा सा हुआ, मतलब एक चीज़ है जो बदली गई उसमें, शूटिंग के दौरान बदली गई, लेकिन उसके अलावा मोर और लेस हामिद जैसी लिखी गई थी, मोर और लेस आई वुड से 75-80% हामिद वैसी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि उस तरह से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और बच्चों की कहानियों में मेरी बहुत ख़ास दिलचस्पी है कि एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से, जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन को अगर आप देखें, आई एम श्योर आप लोग कश्मीर गए हैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक बच्चा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में बड़ा होता है, कितना मुश्किल है उसके लिए नेगोशिएट करना एक मेन स्ट्रीम दुनिया को, जब आप आसपास तकरीबन रोज़ ही किसी ना किसी वजह से, कभी आप देख लीजिए, हम लॉकडाउन अभी हमने 2-3 महीने झेला है, पूरा भारत बात कर रहा है और बोल रहा है कि यू नो देयर जोक्स अराउंड हाउस होल्ड वर्क, कि बोर हो गए, फला हो गए, इंस्टाग्राम अपने आप में एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। कश्मीर तो मतलब कभी भी लॉकडाउन होता है कश्मीर, हमने ये कभी सोचा नहीं कि कश्मीरी तो कब से देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं। तो
वो एक्सपीरियंसेस में जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो मतलब कितना सेम रह सकता है। बट एट द सेम टाइम जो कि हामिद मैंने कश्मीर के अराउंड जो बहस होती है मतलब मैं लेफ्ट राइट और कश्मीर के उसके बियॉन्ड जाकर एक ह्यूमन क्राइसिस को देखना चाहता था, इसलिए एक सीआरपीएफ का जवान, क्योंकि जो एक नैरेटिव है पुलिस वालों का या आर्मी का लेकर वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं ये भी समझना चाहता था हामिद के थ्रू कि एक जवान देश से अपने घर से दूर वहाँ है, ठंड है, गर्मी है तो अकेला ही ना वहाँ पे, और सिर्फ जवान है, बहुत ज़्यादा मतलब एजेंसी नहीं है उसके पास। तो उसका वो पूरा प्रोसेस क्या है उसका, क्या उसका मतलब क्या एक लेवल पे एक डिसेंसिटाइजेशन करता है क्या इस तरह का एक प्रोसेस? बिल्कुल करता हो, बहुत सारी स्टडीज ऐसी। तो मैं उसको भी वल्नरेबल मान के चल रहा हूँ इस फिल्म में कि वो भी उतना ही वल्नरेबल है जितना हामिद वल्नरेबल। अब एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उस पर हम एक अलग तरह की बहस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम कहानी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हामिद मेरे लिए एक ह्यूमन स्टोरी है जहाँ पे मतलब क्यों कहानी आर्ट जो है आर्टिस्ट आर्ट बैन क्यों किया जाता है? 2 घंटे की पिक्चर, 4 घंटे की पिक्चर, 5 मिनट की पोइट्री, 3 मिनट की पोइट्री क्यों बैन होती है? सरकारों के लिए क्यों जरूरी होता है उसको बैन करना? क्योंकि आर्ट जो है आपको दूसरे तरफ की कहानी सुनाता है। एक आदमी कितना भी कम्युनल है, जब वो हिंदी सिनेमा में हिंदू लड़का है, मुसलमान लड़की है, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को देखता है तो मन से चाहता है वो एक पॉइंट पे, आई वुड से 99% ऑफ द ऑडियंस कि ये दोनों मिल जाएं। बिकॉज जब आप उनकी कहानी सुनते हो तब उनके साथ आप सिंपथाइज करना शुरू करते हो, आप समझते हो कि वो क्या है वो नैरेटिव। तब बीच में सरकारें नहीं होती वो कहानी बताने के लिए आपको, तो वो मीडियम नहीं बनती, इसलिए कहानियों से सारी सरकारें डरती हैं। ये सिर्फ हमारी प्रेजेंट सरकार या हमारी पिछली सरकारें या दुनिया की बाकी सरकारों की बात नहीं, कहानियां बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। आप जिससे नफरत करते हो जब उसके घर की कहानी आपको पता चलती है, तो हामिद के बारे जब पता चलता है अभय को कि भाई ये तो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इसके पास तो खाने का पैसा नहीं, इसकी माँ इतनी स्टॉइक हो गई कि वो रो नहीं पाती है, तो उसकी पूरा उसका परसेप्शन बदल जाता है उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहले जो बात कर रहा था, मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आर्ट को लेकर, सिनेमा, म्यूजिक, पोइट्री एज अ टूल ऑफ चेंज। और वो कहानियाँ सुनानी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलूँगा यहाँ पे, मतलब ये सवाल मेरे से पूछा नहीं गया है लेकिन वो बात हो रही है, मुझे लगता है कि उस बाइनरी को भी तोड़ने की ज़रूरत है जहाँ हम भी कहीं ना कहीं खड़े हैं। मतलब हमसे मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो इस सरकार के खिलाफ हैं या इस सरकार के बहुत सारे पॉलिसीज के खिलाफ हैं, हमने भी एक लाइन ड्रॉ कर ली जहाँ हम भी शायद कुछ कहानियाँ सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं। हमने भी वो कबीलों में हम एक तरह से बट गए हैं। मुझे याद है हम जब जेएनयू में पढ़ते थे तो हम इलेक्शन तो लड़ते थे एबीवीपी के खिलाफ, लेकिन हम लोग सेम क्लास में पढ़ने वाले थे, तो हम एक साथ बातें भी करते थे एक दूसरे से, हॉस्टल लाइन्स में एक दूसरे के इन्विटेशन पे भी जाते थे, पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी बात कर पाते थे, ह्यूमन कनेक्शन बनता था। सारी सरकारें इस ह्यूमन कनेक्शन को तोड़ना चाहती है, वो चाहती नहीं है कि आप आपस में बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग भी बताएंगे, कि कहीं ना कहीं हम भी उस पूरी भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं कि नहीं हम इनसे बात नहीं फला है। मुझे लगता है कि वो डायलॉग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो डायलॉग। वहाँ जाके जहाँ पे मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हूँ जहाँ पे खोर कम्युनल मतलब रोज़ आपको लगता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ, इसको छोड़ क्यों नहीं देता हूँ, लेकिन एक अलग तरह का मैसेज उन 50 लोगों को इतना रैटल कर देता है, क्योंकि गिल्ट तो कहीं है ना कहीं तो गिल्ट है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि कहानियों का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए हमारी तरफ से, उनकी तरफ से। कहानियों से एक लार्जर बात करता हूँ मैं, सिनेमा, पोइट्री, म्यूज़िक से ज़्यादा तो कौन ही जोड़ सकता है दुनिया में किसी चीज़ को। तो हाँ, मतलब आपने हामिद का सवाल पूछा था, मैं कहीं और चला गया, लेकिन शायद ये बात ज़रूरी है बोलना, मेरे ज़रूरी बात ही है। हाँ, लेकिन और हामिद का ही सवाल था, हामिद भी तो बात उस कम्युनिकेशन की तो बात कर रही है, वहाँ भी एक संवाद है दो लोगों में जिनको हम लोग बाहर से दुश्मन के तौर पे देखते हैं। इसमें मुझे एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था, राही मासूम रजा का एक उपन्यास है आधा गाँव,
तो आधा गांव में एक फौजी है नौजवान जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से लौटा है अपनी एक टांग गंवा के। तन्नू उसका नाम है। और वो जब मुस्लिम लीग के नौजवान जो नेता आते हैं गांव में, एएमयू के लड़के जो गांव वालों से अपील कर रहे होते हैं कि पार्टीशन के फेवर में वोट दो, और गांव वाले उनसे झगड़ जाते हैं गांव के मुसलमान कि हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान, और ये जो यहाँ के लोग हैं, इस गांव के लोग, ये हमारे दुश्मन नहीं है। तो तन्नू जो एक कहानी सुनाता है उनको, वॉर की कहानी, और वो ये कहता है कि जिस नौजवान को, वो मेरी उम्र का था और दिखने में मेरे जैसा था, मैंने जिसको मार दिया वहाँ पे, अगर वो मुझे जंग में नहीं मिला होता तो शायद मैं उसको अपने साथ तालाब के किनारे ले जाता, उसको मैं ताज़ी ईख देता चूसने के लिए, मैं उसे सिगरेट पिलाता, गांव की सैर कराता, आम खिलाता, शाम को उसके लिए बिस्तर तैयार करता और अच्छा सा खाना खिला के उसको सुलाता। लेकिन चूंकि हम जंग में थे और मैं उसे नहीं मारता वहाँ पे, तो शायद वो मुझे मार देता। इसलिए जो है हमको ये करना पड़ा। ये जो पूरा ये हामिद की जो कहानी है वो वहीं पर हमको ला के खड़ा करती है कि जब आप जंग में नहीं मिलेंगे तब आप क्या करेंगे, और कितनी दुश्मनी हम कर सकते हैं कि बाद में कितनी गुंजाइश रह जाएगी कभी दोस्ती की, या ये बाइनरी क्रिएट करने में, जाहिर सी बात है बाइनरी ही क्रिएट की गई इसलिए इन हालात में हम हैं। एक और बाइनरी क्रिएट करने में क्या हो सकता है हम सबको सोचना होगा। रोहित भाई, एक सवाल आपसे, आप लोगों ने फैज के 2 गाने किए हैं, फैज से कोई खास लगाव है रविंदर, रोहित भाई? क्योंकि मैंने फैज के अलावा किसी और के साथ एक्सपेरिमेंट करते आप लोगों को देखा नहीं अभी तक, या किया हो तो आप बताएं। मतलब करना चाह रहे थे बट और करना चाहते भी हैं, लेकिन ये है कि वही जैसे रविंदर ने बताया कि किन्हीं कारणों से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट ये है कि फिलहाल फैज साहब के 2 नज़मों पे काम किया हुआ है। देखते हैं आगे, मतलब कुछ चीज़ें हैं आपको बताएंगे जब आएंगी सामने, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। मगर ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपने, मुझे इनका नाम भूल रहा हूँ, अपने हबीब जालिब जी, उनकी शायरी पे भी हम बहुत कुछ करना चाह रहे थे, करना चाहते हैं, पास्ट पे भी करना चाहते हैं जी। लेकिन क्या होता है कि हमारा ये भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि हर कविता या हर शायरी या हर चीज जो है वो एक तो हमारी कैपेसिटी है कि हम उसको कंपोज कर सकें, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कंपोज करने से इसकी आत्मा मर जा रही है, या फिर शायद ये हल्का हो जा रहा है जी। कुछ चीजें शायद कह देना ज्यादा बेहतर होता है, उसको म्यूजिक में बांधना ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है, या फिर शायद हमारी इनकेपेबिलिटी हम नहीं कर पाते। कुत्ते को कंपोज करते समय दिमाग में क्या था, क्योंकि वो बिल्कुल अलग धुन है, कभी किसी ने ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते को, फैज की नज्म को इस तरह से नहीं सुना, मैंने भी इसके पहले कभी नहीं सुना था। क्या दिमाग में था उस समय, जहन में क्या था कि इसको इस तरह के म्यूजिक में जॉनर में लेके जा रहे हैं? हाँ, तो जहन में यही था कि उसको कंटेम्प्रेरी यानी यंग ऑडियंस जो है उनसे इंट्रोड्यूस कराना था। अगर उसकी कॉम्पोजिशन भी अगर हम थोड़े पुराने स्टाइल की या फिर एक उस एरा की बनाते, तो मुझे लगा कि शायद वो यूथ से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको यूथफुल और उसको जो उसमें कहा गया है उसके स्टार्ट अपोजिट स्टाइल से उसको कंपोज करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान गाने के बाद जाए, सुनने में ना लगे कि वो क्या सुन रहे हैं, लेकिन जब वो गाएं तो उनको समझ में आए कि वो ये तो कुछ और चीज़ है, मतलब ये तो सरकास्टिकली इस चीज़ को गाया गया है या उस तरह से कंपोज किया गया है। तो वो सरकास्म जो है उसका मज़ा और ज़्यादा आता है अगर एक बहुत ही पेनफुल और दुखी चीज़ को अगर आप मतलब दुखी कर देने वाली चीज़ को अगर आप बहुत ही हंसी खुशी से गाते हैं। तो वैसा ही कुछ आइडिया था। ये उसका जो वीडियो था वो स्कीम किसका आइडिया था? वीडियो शूट स्कीम जो पूरी थी वो वीडियो शूट तो रविंदर का आइडिया। रविंदर क्या था दिमाग में? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है उसका, खास तौर पे वो बैंड वाली यूनिफॉर्म और तमाम चीजें, वो कहाँ से वो सब आ रहा था आइडिया? मतलब उसके शब्द जो हैं जी, वो मतलब काफी कैंडिड है एक लेवल पे अगर पढ़ा जाए उसको, मतलब मैंने ऐसा समझा उसको। और जब कॉम्पोजिशन सुना मैंने तो कॉम्पोजिशन में एक स्विंग है कॉम्पोजिशन में। तो मतलब उसका जो मतलब नॉर्मली जब आप एक वीडियो विजुअलाइज करते हैं, मैं करता हूँ, तो साउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सुरसुरी का साउंड और कुत्ते का साउंड बहुत डिफरेंट है। सुरसुरी में एक मज़ा है, मतलब एक
हाँ। तो कुत्ते का जो साउंड है उसमें एक लेवल पे एक कैंडिड है, एक साउंड सिर्फ गिटार है। कैंडिड से मेरा मतलब है कि सिर्फ गिटार है, राइट, और ह्यूमन वॉइसेस हैं उसमें, पंकज और रोहित सर की आवाजें हैं और गिटार है, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट, उसमें और कुछ है नहीं। तो मुझे लगा कि जब गाना इतना कैंडिड है और लिखा इतना कैंडिड है, उसका कॉम्पोजिशन और साउंड इतना कैंडिड है, तो इसके विजुअल्स भी कैंडिड होने चाहिए। तो तब हमने वो डिसीजन लिया कि इसको कैंडिड शूट करेंगे। और हम बैंड का जो ड्रेस है वो हमने इसलिए बनाया क्योंकि बैंड ही है, आप तो बोल ही रहे थे स्वांग बैंड, लेकिन अब हमारा जो बैंडों में जो हमारा बैंड है वैसा ही बैंड है, बैंड बाजा टाइप। तो उस पे एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मेरा मतलब फिर मैं कुछ और बोलने लगा हूँ। मुझे टैगोर की एक लाइन बड़ी खूबसूरत लगती है, उन्होंने बोला था, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि आर्ट हैज टू बी थॉटफुल बट इट ऑल्सो हैज टू बी ब्यूटिफुल। यस जी। मैं जब अगर मान लीजिए फैज की नज्म को अगर मुझे आप देंगे वीडियो बनाने के लिए, या रोहित सर को देंगे आप कॉम्पोजिशन करने के लिए, अगर आप पंकज को देंगे गाने या उसमें एक्ट करने के लिए, तो आप इस चीज़ को हम मानते हैं, तीनों मानते हैं, मतलब मैं मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि हम तीनों इस चीज़ को मानते हैं कि आर्ट हैज टू बी ब्यूटीफुल, थॉटफुल के साथ साथ, तभी वो आर्ट। तो मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जो पॉलिटिकल आर्ट के नाम पे कई बार ना, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, क्योंकि ये गलत इंटरप्रेट होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको आर्टिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक आर्ट का एलिमेंट होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई इंडल्ज करना है हमने, इसलिए कि वो कोई भी चीज़ जो अच्छी होती है, आर्टिस्टिक होती है, वो अट्रैक्टिव होती है, एंगेज करने के लिए, बेसिकली डिस्ट्रप्शन और एंगेजमेंट। जी, पॉपुलर, उसका ईडियम जो है वो पॉपुलर आर्ट का होना चाहिए। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, अब वो विजुअल क्यों जरूरी है? अब आप उस नज्म को समझने लगेंगे उर्दू में, तो मतलब मुझे पता नहीं कितने परसेंटेज लोग उसको समझ पाएंगे, है ना। लेकिन जब आप देखेंगे विजुअल्स तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मोटा मोटी बात क्या हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो पॉपुलर, इसलिए वो बैंड का ड्रेस कि वो उसका ईडियम बहुत पॉपुलर कल्चर वाला है। पॉपुलर कल्चर में पॉलिटिकल आर्ट का घुसना बहुत जरूरी है। फिर से मैं एग्जांपल दूंगा एनआरसी और सीए के मूवमेंट का, कि या फिर अमेरिका में आप देख लीजिए, जब भी ब्लैक्स का मूवमेंट होता है या ब्लैक लाइव्स मैटर के जुलूस निकलते हैं, या आप देखिए इतनी खूबसूरत चीजें वहाँ होती हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं, गाने होते हैं, लेकिन वो मतलब उसमें एक बात होती है कि वो कम्युनिकेट भी करती है और आपके साथ रहती है। वो आर्ट, वो गाना आपके साथ रहता है, आपको भी आपने कई बार सुना है। तो वो चीजें गिमिक हैं। ये जो बात आप कह रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर वाली, ये ब्रेक्ट ने भी कही थी। ब्रेक्ट ने भी ये बात कही थी कि कला को जो है वो एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। उसका जो एक मकसद है, वो अगर वो नहीं है तो वो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। जिस एंगेजमेंट की आप बात कह रहे हैं, मतलब मैं एंगेजिंग बोलूंगा, मैं बिल्कुल एंगेजिंग उससे कह दीजिए आप। जी, आम जनता की भाषा में वो दरअसल एंटरटेनिंग ही है, मेरे आपके लिए वो जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि एक बार लोग इस गाने की भी एक झलक देख लें कुत्ते की। हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर जा रहे हैं, जो रुक्मिनी मेरे ख्याल से लेके बैठी हुई है। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, आए गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, काले पीले नीले सब रंगदार कुत्ते, बख्शा गया जिनको जोके गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई, बस ट्रक ट्रेन और ट्रामों में बेशुमार कुत्ते, आए गलियों के आवारा बेकार कुत्ते।
ना आराम शब का न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। जी तो इस गाने के बाद हम लोग अब अपने फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं। रुक्मिनी, आप कुछ कहना पूछना चाह रही? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ कि हम लोग आप आर्टिस्ट भी हैं और आप लोग एक प्रोग्रेसिव सोच विचारधारा से भी आते हैं, और आप लोग महसूस भी करते हैं और चाहते हैं कि कुछ बदलाव भी हो और बदलाव का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। तो क्या आगे की क्या राह है आपके लिए? आगे आपने क्या सोचा है? व्हाट इज द वे अहेड? रोहित, आगे की राह यही है कि जैसे हमारी, जब एक और आपने सवाल पूछा था कि आपको नहीं लगता कि ये पहले शुरू करना चाहिए था या इसमें और जोर लगाना चाहिए था, तो मुझे लगता है अभी हम थोड़े और जोर के साथ आना चाहते हैं और वो जोर थोड़ा पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, ताकि इस बार जब आए तो थोड़ा सा आवाज थोड़ा और दूर तक जाए। तो इसीलिए उसकी थोड़ी तैयारी में लगे हैं। क्या बात है। और कुछ चीजें तैयार की हैं और उसको सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि उसको वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, आवाज को जहां तक हमें लगता है कि जानी चाहिए, उसके ही तैयारी में लगे हैं ज्यादा। मतलब बनाते तो हम पहले भी थे, बट उसको पहुंचाने का जिम्मेदारी हम नहीं लेते थे। हमें लगता था कि चलो मतलब पब्लिक में गया, अब ये उनका हो गया, वो अपने आप लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको भी आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी। तो मैं इसी सवाल का को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं रविंद्र से पूछना चाहूंगी कि हम लोग बात करते हैं कि हम एक बदलाव चाहते हैं। हम क्या बदलाव चाहते हैं, इसको अगर आर्टिकुलेट करने को कहूँ मैं आपको? बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज जहाँ पे प्रेम हो, शांति हो, जस्टिस हो। यही 3 चीजें हैं ना बेसिक। हर जहाँ इनजस्टिस होगा वहाँ वायलेंस होगा। ये बहुत सिंपल चीज है। और इनजस्टिस फिर हर तरह का इनजस्टिस है, जो कि खैर समाज में ऐसा नहीं कि अभी आया है, हमेशा से रहा है ये इनजस्टिस। तो ये बदलाव को ये बहुत जस्टिस की बात करते हुए हम हर चीज़ की बात करते हैं कि लोगों को मेहनत जितनी करें उसका उनको पैसा मिले, सबके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोटी कपड़ा और मकान हो, रोजगार हो, हेल्थ के संसाधन हो और प्रेम हो, पीस हो। दुनिया में, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि हमको एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनानी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक ही चीज़ है जो दुनिया को हील कर सकती है, वो मोहब्बत है। तो हमको मोहब्बत के गीत गाने की ज़रूरत है, मोहब्बत की बातें करने की ज़रूरत है और उन लोगों के साथ भी करने की ज़रूरत है जो सिर्फ नफरत की बातें करते हैं। तो बड़ा सिंपल है। हमने हम जिस समाज को देख रहे हैं, जिस समाज के लिए हम गाना बनाते हैं या जिस समाज का हमारा एस्पिरेशन है, वो तो बहुत सिंपल है। वो है कि हम जैसे अभी यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपनी आइडेंटिटीज के साथ साथ जो भी हमारी बात करें, हम में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वैचारिक राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, प्यार से बात करें, तो वो है समाज। लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये जो हम, जैसा मैं अभी बोल रहा था, ये आज ऐसा तो नहीं है 10 साल पहले ये शुरू हुआ, वो तो चल रहा है, ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन मेरी ये गुजारिश कि हम सब से, और जो भी साथी अगर देख रहे होंगे, कि हमको कबीलों में बंटने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जो लोग बात नहीं सुनना चाहते हैं उनसे बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। और ऐसा नहीं हम पांच लोगों में हम हर चीज पर राजी हो जाएंगे। हम अभी मतलब कुछ बात करने लगे तो हो सकता है हमारे बहुत अलग अलग विचार हो। समाज बड़ा सिंपल है, लव, पीस एंड जस्टिस। पंकज से आखिरी सवाल, क्योंकि पंकज लेट आए और इसलिए आए क्योंकि वो रिहर्सल कर रहे थे। तो मैं जानना चाहती हूँ पंकज की काम, मतलब जो व्यक्तिगत काम है, जो हम सबकी ज़रूरत है, क्योंकि हम सबको रोटी कपड़ा तो चाहिए, मकान चाहिए, ना हो मतलब मकान किराए का तो चाहिए ही एटलीस्ट। वो व्यक्तिगत ज़रूरतें और ये जो हमको लगता है कि हम जिम्मेदार हैं, कि जैसा रविंद्र ने कहा कि जस्टिस और पीस की ज़रूरत, शांति और प्रेम की ज़रूरत, इन दोनों चीज़ों को कैसे आप
एक आम आदमी इन दोनों चीजों की लड़ाई कैसे एक साथ करे? आप कैसे कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपके पर्सनल उसे पूछना चाहूंगी। इनफैक्ट आई थिंक मेरा मानना है बिकॉज निजी तौर पे या पर्सनल तौर पे मैं मतलब जैसा रहता हूँ, माय वर्क इज माय एक्सटेंशन ऑफ दैट ओनली। बिकॉज वो क्या होता है कि अगर मैं मतलब निजी तौर पे और पर्सनल तौर पे कुछ अलग हूँ और जब मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ और हो जाता हूँ, तो आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मतलब मेरी पर्सनालिटी के साथ। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है जो रविंदर ने कही कि मतलब अगर आप एक जो आपका निजी जीवन है आप वो कैसा जी रहे हो, और जब आप काम करने जा रहे हो तो आप एक अलग तरह से कर रहे हो, तो वो एक आई थिंक वो सोचने वाली चीज है अगर आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि मतलब बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो अभी हम ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रयास या इस तरह की कोशिशें नहीं रुकनी चाहिए। और क्या है, हम निजी तौर पे हो सकता है मैं 10 चीजें मुझे अच्छी लगती हो, बट जब मैं काम करने जाता हूँ तो हो सकता है मैं 10 तरह के लोगों को मिलूं जिनसे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, मतलब विचारों के तौर पर या बहुत अलग अलग लेवल पे। बट इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कैसे मैं उन लोगों को भी साथ लेके चलता हूँ। अभी मान लीजिए अब मैं जो काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के मिलते होंगे या मैं बहुत लोगों को लगता हूँ कि जिनके साथ जो मेरे साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट वो क्या एक जो कॉमन चीजें हैं उसको लेकर आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है कि रादर कि हम एक दूसरे की तरफ देखकर मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, सामने की तरफ चलना बहुत जरूरी है। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हम लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्ट्रीम से आकर मतलब इस शहर में इकट्ठा होते हैं, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा होते हैं और होते हैं, तो हम मतलब सामान्य चीजें जो मतलब एक सिमिलर चीजें उनका मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है कि मतलब हम एक जैसा सोचे। ये मतलब बहुत, और ये भी एक बहुत मतलब अजीब तरह की सोच में मुझे पर्सनली लगती है कि मतलब जैसा मैं सोचता हूँ मैं लोगों को बदल दूं और उस तरह का लोगों को बनाने की कोशिश करूं। तो एक मुझे लगता है कि डिफरेंसेस तो एज लॉन्ग एज वी लिव, डिफरेंसेस तो हमारे अंदर रहने ही वाले हैं, बट इम्पोर्टेंट चीज है कि कैसे उन डिफरेंसेस को लेकर हम आगे चलते हैं विदाउट गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो आई थिंक यही है, मतलब अभी तक की समझ तो यही है, बट जीवन में जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और अपनी सोच को मतलब सीखते जाएंगे चीजें जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट है कि वो प्रेम प्यार वो रहना जरूरी है। आप कोई सरकार आ जाए, कोई चीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये रहना जरूरी है। मतलब सॉरी मुझे पंकज की बात से एक वो जिगर मुरादाबादी का बड़ा एक खूबसूरत शेर है जी, मयंक जानते हैं जी। तो वो क्या है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। क्या बात, ये तो मुझको ही पता था रविंदर, मैं बंगाली हूँ तो मुझे नहीं पता होगा। नहीं ऑफ कोर्स मेरा मतलब वो नहीं था। तो पर मयंक रविंदर मैं भी सीख रही हूँ मयंक से। रविंदर जो बात रोहित भाई ने कही, वहां से हमारी बात दरअसल शुरू भी हुई थी और अंजाम में हम जहां तक पहुंचे, वो मेरा अंजाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे जो वाली जो बात है, जो बात रविंदर ने कही, और उसको मुझे बहुत ये बड़ा अमेजिंग है कि पंकज उसको बहुत आसान भाषा में जहां पर लेकर गए आखिरी में बात करते हुए। और मैं आज के शो का अंत भाषा की बात से करना चाहूंगा, जिस भाषा की बात रविंदर ने पिछले करीब 20 मिनट में बार बार की है। पंकज आसान भाषा में ले गए, कैसे आम आदमी की भाषा में पंकज ने कम्युनिकेट किया, और जिस परेशानी की रविंदर बात कर रहे थे, मैं वहां पे बस खत्म करना चाहूंगा कि आखिर प्रेम, संवेदनशीलता, दया, सहिष्णुता, इससे बड़ी कोई भाषा कैसे हो सकती? और वो कौन सी भाषा है आपकी जो लाशों के ढेर पे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, उससे डरावने नारे और व्हाट्सएप के मैसेजेस निकल रहे हैं, जबकि उसमें होनी चाहिए थी करुणा और मानवता के साथ खड़े होने की जिजीविशा? वो कौन सी भाषा है आपकी जो निरीह आदमी को भीड़ में घेर के मारते हुए 4 नारे लगाती है और वहीं उसका विरोध करने पर 4 आवाजें उसी भाषा में नहीं उठती? कौन सी भाषा है आपकी जो अनेकता में एकता का जुमला उछालते हुए इसी देश की तमाम और भाषाओं को अपने से कम तो रखने लगती है? अगर बाकियों को अपने से कम मानने वाला मनुष्य अच्छा नहीं, तो कौन सी भाषा है जिसको आप महान बनाने की बात करते हैं? कौन सी भाषा है जो औरतों, दलितों, माइनॉरिटी से लेकर तमाम बातें इतनी मुश्किल कर देती है कि उसे आम आदमी समझ ही नहीं पाए?
कौन सी भाषा है जो बादार की भाषा तो बन जाती है लेकिन उस बादार के जाल को तोड़ने में काम नहीं आ पाती? कौन सी भाषा है आपकी? भाषा कौन सी होगी हमारी? रविंदर ने जो कहा, पंकज ने जो कहा, रोहित भाई ने जो कहा और जो रुक्मिणी ने कहा, हमारी भाषा वही हो सकती है जो सुकरात की थी, जो कबीर की थी, जो भगत सिंह की थी, गांधी की थी, अंबेडकर की थी, सावित्रीबाई फुले की थी, फातिमा शेख की थी, मार्टिन लूथर किंग की थी, या फिर माया एंजेलो की भाषा थी, जिस गीत से हमने शुरू किया था, क्योंकि वो दिन ज़रूर एक दिन आएगा। रोहित भाई और की आवाज़ है, रविंदर का उसमें नरेशन है, चंद रोज़ और मेरी जान, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं। उस गीत के साथ हम आप सबको छोड़ जाते हैं। आप सबका शुक्रिया, रविंदर का शुक्रिया, पंकज का शुक्रिया, रोहित भाई आपका शुक्रिया, रुक्मिणी आपका शुक्रिया। आज की रात इस शो को कोशिश कीजिएगा रिवाइंड करके देखें, इसको और लोगों तक भेजें। जो बातें यहाँ पर हुई हैं उनको केवल अगर आप सुनते रहेंगे तो थोड़ा बहुत सोच भी लेंगे। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हमने थोड़ा बहुत सोचने का काम भी सरकार पे छोड़ दिया है। फिलहाल शुभ रात्रि। हम सब लोग फिर आएंगे अगले हफ्ते इस शो में और बाकी हफ्ते भर हम तमाम चीज़ें लेके आते रहेंगे। आप सबका एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी 2 रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर है, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर है हम। एक जरा और सितम सह ले, तड़प ले, रो ले, एक जरा और सितम सह ले, तड़प ले, रो ले, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, और अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी, दहर की झुलसी हुई वीरानी में, हमको रहना है पर यूं ही तो नहीं रहना, को रहना है पर यूं ही तो नहीं रहना है, अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम, बेनाम गराबार सितम, आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गल, अपनी 2 रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज और मेरी
ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द। सुरसुरी अचाए है आए गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। नहीं मैं जनता